अरावली, और ये जो अरावली है उससे एक तरफ पश्चिमी ढाल की तरफ नदी निकल रही है जैसे लूनी हो गया, और एक तरफ जैसे बनास नदी है तो पूर्वी ढाल से निकल रही है, तो ये भी जल विभाजक हो गया। भले नदियों की संख्या यहाँ पे कम है लेकिन जल का विभाजक रहता है। तीसरा हो गया जो मध्यवर्ती पर्वत है, जैसे विंध्य पर्वतमाला हो गया, विंध्य पर्वत या मध्य भारत का पर्वत, जैसे सतपुड़ा हो गया है ना, महादेव हो गया, मैकाल हो गया। और चौथा हो जाता है पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। तो ये चारों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चारों को एक साथ पर्वत कह दें, ये चारों उच्च भूमि हाईलैंड, ये चारों उच्च भूमि, ये जो हाईलैंड है ये भारत में जल विभाजक का काम करता है। विंध्य पर्वत जैसे मान लीजिए कि सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, विंध्यन, विंध्याचल जितना भी है, इसको मध्य भारत का पर्वत कहते हैं, इसको मध्य भारत का पर्वत कहते हैं, मध्यवर्ती पर्वत। अब देखिए जैसे नर्मदा निकल रही है, सोन निकल रही है, तो ये सब क्या है, ढाल का अनुसरण करते हुए जो सोन निकल गई वो आ गई बिहार तक, एक नदी निकल गई नर्मदा और निकल गई अरब सागर की तरफ, एक नदी जोहिला निकल गई, तो ये कहीं ना कहीं भारत में भी जल का विभाजन कर रहा है। पश्चिमी घाट देखिए, एक तरफ नदी निकल करके ऐसे जा रही है और एक तरफ ऐसे जा रही है। क्या गोदावरी नदी ऐसे जाती है? नहीं। तो जिधर ढाल मिल जाएगा, जिधर भी ढाल मिलेगा, नदियों की दिशा ढाल के अनुसार ही हो जाता है। यही कारण है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब ढाल का अनुसरण करते हुए कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी तरफ। वहीं जो मांडवी है, जुआरी है, शरावती है, वो अरब सागर की तरफ जाएगी। तो जल विभाजक का मतलब हो गया दो नदियों को विभाजित करने वाला क्षेत्र या हाईलैंड, उच्च भूमि। अब हो गया क्लियर? तो भारत में 4 जल विभाजक हैं, याद हो गया? मोटा मोटी जल का मतलब नदी हो गया। अब जैसे बारिश भी होगा तो ढाल के अनुसार वो नीचे गिरेगा तो उसी नदी में जाएगा जहां से उसको ढाल मिलता रहे। कोई भी स्ट्रीम नदी कहा जा सकता है, पानी की कोई भी धारा नदी कही जा सकती है। और सबसे बड़ी नदी हो सकता है, सबसे छोटी नदी का कोई जवाब नहीं है कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी, कुछ भी हो सकता है। कहीं भी छोटा स्ट्रीम आपको दिख गया उसको हम नदी कह सकते हैं। तो विश्व की छोटी नदी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उद्योग। उद्योग, उद्योग में भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आयरन और स्टील इंडस्ट्री, लोहा और इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। और एनसीईआरटी का पैटर्न का सारा नोट्स है, पहला आप लोग काम कीजिएगा कि जो भी नोट्स दिया जाएगा, अभी हम बोल दिए हैं कि इसी क्लास में बांट देंगे। तो एक तो एनसीईआरटी ओल्ड वाली आपको उसी में इसी में मिलेगा, न्यू वाली भी मिल जाएगा, और उसमें हम जो कुछ एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, जैसे 8 कोर इंडस्ट्री का चर्चा हमेशा न्यूज में होते रहता है। आप लोग जब भी पढ़िएगा तो भारत में दिखाई देगा कि 8 कोर इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो इतना हुआ है, और इसका रोल भारत में अर्थव्यवस्था में 40% से ज्यादा है, 40% से ज्यादा है इन 8 कोर का। तो वो हम डाल दिए हैं कि कौन कौन सा इंडस्ट्री है आपको, ताकि समझने में आसानी हो जाए। इसके अलावा इसको वगैरह में भी थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए हैं ताकि कुल्टी का, हीरापुर का और बर्नपुर का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। नहीं तो समझ ही में नहीं आता है कि इसको में कौन कौन सा कारखाना शामिल है, तो वो अलग। एनसीईआरटी भी वैसा नहीं की है, तो हम कर दिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कहीं दिक्कत रहेगा तो आप लोग प्रश्न कीजिएगा, आपको जहां पे कहीं कठिनाई लगे हम और उसका सरलीकरण कर देंगे, क्योंकि ज्यादा सरल करने पर समय ज्यादा लग जाता है। जहां एक क्लास में खत्म होना होगा वहां पे 2 क्लास लग जाता है। तो कुछ चीज समझिएगा, दिक्कत होगा तो और भी हम इजी कर देंगे। हाँ, लेकिन इतना किए रहिएगा, इन्हें कि इसी में से सब भुला रहे हैं, ऐसा कीजिएगा तो टीचर वाला फिर कहीं से पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी तो उठा ही रही है, वो एनसीईआरटी उठा रही है, और पुराना वाला एनसीईआरटी अब मार्केट से बाहर है तो जल्दी आपको मिलेगा भी नहीं। जो 10 साल पहले एनसीईआरटी था ना, वो अब नहीं मिलता है। तो इस कारण से आपको ना आसानी होगी। आते हैं उद्योग धंधे का। देखिए भारत में उद्योग धंधा, जब भारत आजाद हुआ, कुछ चीजें यहाँ से याद कीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं है। भारत में कैसे लोहा इस्पात उद्योग के प्रति ध्यान दिया गया, एनसीईआरटी में सीधा आपको दिखाई देगा कि भारत में पहली बार 1907 में कहाँ पे, साक्षी में यानी कि टाटा जमशेदपुर में सबसे पहला आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगाया गया। साक्षी देगा,
देखें, चार पेज में आ गया है, तो ग्रुप में भी डाल दीजिए ना, बहुत बढ़िया रहेगा। आप लोग अभी देखते भी रहिएगा। ये पीडीएफ जो है आपको, देखिए कितना बढ़िया तुरंत हो गया, ये डर होता है 5 मिनट के अंदर आ गया। पहले जो मिल रहा है वो तो कीजिए। आज की क्लास है नदी, तो आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, शाम में पढ़ लीजिएगा, अभी जो चल रहे हैं आ गया ना। अब उसको ओपन कीजिए आप लोग, और कुछ पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा तो कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि हम पीपीटी ही पढ़ें, पीपीटी लेकर के आ जाते हैं कि पढ़ाने में थोड़ा हमको कुछ चीज़ होता है कि कई बार होता है ना कि कुछ और बात होने लगा तो पॉइंट निकले नहीं। तो साक्षी में पहली बार भारत में लोहा इस्पात कारखाना नहीं आया, तो आप लोग ग्रुप में नहीं होंगे, आ गया ना। या अंदर के चलते आपके पास नेटवर्क स्लो होगा, ये भी होगा, जैसे से आप अंदर जाइएगा। हैं, ग्रुप में नहीं आते हैं, करवा लीजिए। अच्छा रुकिए, टेलीग्राम में हैं आप लोग? देखिए टेलीग्राम में चला गया अभी, भारत में उद्योग M50 आयरन और स्टील। टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम का जो चैनल है DR.JIT, डबल ई मत कीजिएगा, JIT कीजिए, आ जाएगा टेलीग्राम का लिंक, आ गया ना। और उसमें कल हम एकदम 2024 का घटना चक्र डाल दिए हैं। कल उसमें मिलेगा ना आपको घटना चक्र 2024 वाला इतिहास का, तो जो मिलेगा वही डालेंगे ना, हम अपने से कैसे डाल देंगे। जैसे ही प्राप्त होगा पीपीटी या पीडीएफ वो डाल देंगे। पहले 2023 तक का ही था, अब 24 वाला लेटेस्ट आ गया, उसमें सब है, स्टार्टिंग इनिशिएंट से है, बीच में मेडाइवल है, लास्ट में मॉडर्न है। आप लोग कैसे देखते हैं, अलग अलग नहीं आता है। सभी लोग घटना चक्र का नया वाला उसमें डाल दिए हैं टेलीग्राम में, वो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें ना वो लगा हुआ है, टाइमर लगा है, 1 महीना में डिलीट भी हो जाएगा। टाइमर के कारण ध्यान रखिएगा, महीने भर में वो डिलीट भी हो जाएगा वहां से, तो 1 महीने के बाद ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। खैर अब ध्यान दीजिए, आप लोग। तो भारत में उद्योग धंधे, जैसा देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ तो भारत को एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ से जुड़ा कुछ पॉलिसी चाहिए था। भारत में उद्योग विकास के लिए कुछ नीतियों की आवश्यकता थी। यही कारण है कि सरकार पहली बार औद्योगिक नीति लेकर के आती है चरणबद्ध तरीके से। तो पहली औद्योगिक नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब उद्योग मंत्री थे उसी समय लाया गया था 1948 में, इसको याद रखिएगा। ये मिसलेनियस का भी सवाल हो सकता है, 6 नहीं किसी भी अप्रैल को हो सकता है, मतलब 6 अप्रैल तो है, लेकिन आप लोग उतना मत याद कीजिएगा डीप जाके। तो 1948 में पहली बार केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा सबसे पहले उद्योगों के विकास के लिए पॉलिसी बनाया गया, पॉलिसी लाया गया। किसी भी चीज का जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करते हैं हम लोग, कुछ पॉलिसी बना करके, जैसे आप लोग कल के न्यूज में सुने होंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लेकर के आएगी, ड्राफ्ट लेकर के आएगी सरकार। 2029 में क्या होगा कि पहली बार लोकसभा हो जाएगा, साथ साथ हाँ, अभी अगले साल होगा क्या? हाँ 100 दिन के अंदर। देखिए इसमें सरकार का क्या प्लान है ना कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन कर दिया जाए। तो सवाल है कि अलग अलग विधानसभा का तो कार्यकाल अलग अलग है, 52 में 56 में साथ ही साथ था, उसके बाद से कई बार कितने ही स्टेट का ना भंग कर दिया गया विधानसभा। तो अब क्या हो गया कि अलग अलग समय पर चुनाव होने लगा। अब सरकार का ये प्लान है कि एक ही साथ चुनाव करा दिया जाए।
तो अब कल देखिए तो ये बिल लेकर के आएगी सरकार, ऐसा अनाउंसमेंट कर दी कि जैसे विंटर सेशन स्टार्ट होगा तो शीत सत्र में सरकार बिल लेकर के आएगी। अब ये बिल पारित हो जाएगा तो सबसे बड़ा चुनौती पारित कराना ही है, हैं? अच्छा, हाँ, दोनों एक ही है, मतलब ये ठीक कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि सरकार चाहती है कि केवल एक ही पार्टी की सरकार इसमें बना रहे, तो हम लोग को तो वोटिंग का राइट दिया गया है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। अंतिम रूप से तो सत्ता हम ही लोग के हाथ में है ना, चाहे चुनाव वो अलग अलग कराए चाहे एक ही साथ कराए, हैं? अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होगा। भारत थोड़ा अलग है, चीन से अलग है। कांग्रेस का सीट बढ़ा 99 तक पहुंची ना। नहीं, होता क्या है ना कि अपने यहाँ की पब्लिक जो है ना, उसको थोड़ा और समय लगेगा आने में। लोकल लेवल पे पब्लिक देखिए तो डाइवर्ट हो जाती है, विज्ञापन के थ्रू उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, कुछ अफवाह के थ्रू उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, और पूरा का पूरा मीडिया, हर देश का मीडिया खराब है। ये सब ज्यादा हो ही रहा है। अब देखिए महिलाएं हैं, जितनी भी यहाँ महिलाएं हैं, बीजेपी कल हरियाणा में घोषणा की थी, कल या परसों, कि हम 6,000 महीना देंगे, तो ये लोग कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? सवाल तो ये भी है। तो हम भी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे आज से। आज 19 सितंबर से हम अभी तक न्यूट्रल थे, हमको पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है। आप मोदी को पसंद करती हैं? अच्छा, अच्छा। कांग्रेस कमजोर है, थोड़ा सा हम 5 मिनट समय लेते हैं। कांग्रेस हर लेवल पे कमजोर है। क्यों? वो अपने आप को ना चेंज नहीं की। उसमें जाइएगा ना तो वही चिदम्बरम दिखाई देंगे, वही सिब्बल दिखाई देंगे, वही थरूर दिखाई देंगे। तो कांग्रेस को स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहिए था, और उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए था जो वास्तव में उस लेवल के हैं। जैसे राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम बनाना था बजाय अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत को बना दिए, पूरा का पूरा राजस्थान कबाड़ा हो गया। पायलट को बना, वो युवा भी है ना, तो सपोर्ट करना चाहिए था। और अब चूंकि हम कुछ नेता का नाम लेंगे तो जाति, जैसे कन्हैया कुमार हैं, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। उसका जो एंट्री हुआ है राजनीति में ना, वो नकारात्मक तरीके से हुआ है। कभी भी जनता के सामने ये वीडियो कोई भी दे देगी कि वो देश विरोधी नारा दिया है, तो जनता के मन में ना नकारात्मक छवि बन जाएगा। भले वो प्रमाणित हो या ना हो, उससे हमको मतलब नहीं है। आज के समय में कौन प्रामाणिकता देखता है? आज अगर अफवाह कुछ भी आ जाए कि राहुल गांधी शादी किए हैं तो सब लोग मान लेंगे। देखिए, लता मंगेशकर और आशा भोसले गई अस्पताल में बैठी हैं। जब लता की तबीयत खराब थी तो सामने आशा भोसले बोल रही थी कि मैं दीदी के साथ बैठी हूं और उनको देख रही हूं, सामने दीदी का इलाज चल रहा है, और मोबाइल खोली तो चलने लगा कि लता मंगेशकर मर गई। लता मंगेशकर मर गई और पूरा देश श्रद्धांजलि देने लगा उनको, पूरा देश। अब वो वो जिंदा है। तो सोशल मीडिया का ये हाल है, कुछ भी समझ सकती है पब्लिक, कुछ भी। कल भी देखिए तो जो सड़क टूटा वीडियो वायरल हो रहा था, वो किसी दूसरे देश का है, वो भारत में कर रहे हैं लोग, तो क्या कीजिएगा। और पढ़ा लिखा लोग साइलेंट रहता है, उसको वोट से भी मतलब नहीं है। वो काहे लिए ऐसे ही छोड़ करके 25 उधर 45 डिग्री टेम्परेचर में वोट देने जाएगा। चुनाव भारत में होता ही है वैसे समय में, मई जून में चुनाव होता है ना, मई में देखिएगा तो चुनाव होता है। और इस टाइम लोगों को निकलने का, एसी से बाहर जाने का क्षमता ही नहीं रहता है। तो जाता कौन है? जो सड़क पे घूम रहा है वो जा रहा है वोट देने करने के लिए, जो लोग। इसीलिए देश का, भारत में उद्योग धंधे पे आइएगा तो तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इनके द्वारा पहली बार पॉलिसी लाई गई कि देश में उद्योगों का विकास रणनीतिक तरीके से होना चाहिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। और इसके बाद दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 1956 में। इस बात को याद रखिएगा। बाकी उदारीकरण पे हम बाद में आएंगे, 1991 वाला। हाँ, ये जरूरी है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से एक सवाल बन सकता है, कौन सा उद्योग कोर इंडस्ट्री में आता है। तो आप चाहे जैसे भी, जैसे इसका क्या रोल है ना कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है ना, तो आईआईपी में लगभग 40% का ज्यादा इसमें भागीदारी है सिर्फ 8 उद्योग का। जैसे कोयला हो गया, जैसे स्टील हो गया, जैसे सीमेंट हो गया, जैसे रिफाइनरी हो गया। तो इन सारे उद्योगों का, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया,
नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो इन 8 उद्योगों का आईआईपी में 40% से ज्यादा का रोल हमेशा होता है। इसी कारण से कभी भी जिक्र होता है अखबार में तो देखिएगा 8 कोर इंडस्ट्री का, चाहे दर्पण में भी आप लोग देखिएगा ना, दिया रहेगा कि 8 कोर इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो इस महीने इतना रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि कोयला जो है ना उद्योग में नहीं आ रहा है, ये तो खनिज में पढ़े थे या शक्ति के संसाधन में पढ़े थे। तो हमेशा याद रखिएगा कोल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल, और ये कहीं ऐसा आपको ना लगे कि ये दे दिया है तो ये नहीं होगा। क्रूड ऑयल अलग, और रिफाइनरी उत्पाद, पेट्रोलियम रिफाइनरी जो प्रोडक्ट है। अब जैसे ये प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा डीजल, प्रोडक्ट में आ जाएगा पेट्रोल, प्रोडक्ट में आ जाएगा किरोसिन, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का इंडस्ट्री है। और क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है, जो जाता है कहां पे, रिफाइनरी में, ये अलग हो गया है ना, इसीलिए हम लोग रिफाइनरी अलग देखे थे। तो भारत में 8 कोर इंडस्ट्री को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, और बहुत आसान है याद करना। बहुत सारी चीजें तो आपको याद हो ही गई होगी ना, कितना याद होगा आप लोगों को, फिर से याद कीजिए। स्टील, स्टील का मतलब क्या, टाटा, टाटा टाटा टाटा। सीमेंट, कौन सा सीमेंट ज्यादा लोकप्रिय है, डालमिया, ठीक है, डालमिया को याद रखिएगा। फर्टिलाइजर, उर्वरक, देखिए उर्वरक, जैसे स्टील हो गया, भारत में क्यों आयरन और स्टील को कोर में रखा गया है, सारे उद्योगों का पूरा जो बुनियाद है ना, ये सारा का सारा क्या है, स्टील पे ही टिका हुआ है। बिना लोहा का कोई भी उद्योग धंधा लगाया नहीं जा सकता है। बिना लोहे का ऑटोमोबाइल्स चल ही नहीं सकता है। बिना लोहे का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है। तो लोहा का बहुत ज्यादा रोल है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री याद रखिएगा, देश में 8 कोर इंडस्ट्री में आता है। ठीक वैसा ही सीमेंट, सीमेंट भी इंडस्ट्री, मतलब उसका जो दीवार बनेगा लोहा का तो नहीं बनेगा, लेकिन सीमेंट का बनेगा। पुल हो गया, तो सीमेंट का क्या है, उद्योग में इस्तेमाल किया जा रहा है। सीमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुल हो गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा रोल हो रहा है। फर्टिलाइजर्स, भारत में कृषि क्या है, फर्टिलाइजर्स कैसे है, भारत में कृषि क्या है, लाइफ लाइन है यहाँ के किसानों की, जीवन रेखा है। हम लोगों को किसी कृषि के बगैर काम चला ही नहीं सकते हैं, और बहुत ज्यादा जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। तो कृषि को भी रखा गया है, फर्टिलाइजर्स को रखा गया है ना, क्योंकि कृषि जो प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग कहते हैं उत्पादन, तो ये उत्पादन बढ़ेगा कैसे, फर्टिलाइजर्स के चलते ही ना। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या, किसकी, उर्वरकों की आवश्यकता होगी। उसके बाद कोयला भारत में किसके लिए जाना जाता है, ऊर्जा, एनर्जी का मेन सोर्स अभी भी भारत में कोयला ही है। तो कोयला इंडस्ट्री को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद क्रूड ऑयल, देश में जितना भी कच्चा तेल मिल रहा है उसको रिफाइन किया जाएगा। तो रिफाइन करना अलग हो गया, और रिफाइन करके फिर उसका प्रोडक्ट बनाना अलग हो गया। प्राकृतिक गैस, ये सब देखिएगा, जैसे विद्युत, ये सब कहीं ना कहीं भारत में एनर्जी का मेन सोर्स है। यही कारण है कि 8 कोर इंडस्ट्री के रूप में इसका नाम लिया जाता है। अब धीरे धीरे देखिएगा तो सर्विस सेक्टर का ज्यादा रोल बढ़ रहा है। पहले क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा भारत में जीडीपी में योगदान होता था, है ना। 3 चीज का हमेशा नाम लेते थे, एक कृषि का, जैसे प्राथमिक क्रिया हो गया, द्वितीयक में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और तृतीयक में सर्विस सेक्टर हो गया, चाहे कोई बस चला रहा है या कोई भी सर्विस दे रहा है। तो भारत में अब सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी कहा जाता है कि ठोस विकास तभी होगा जब द्वितीयक क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। जो तृतीयक क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं ढुलमुल होता है, वो कभी भी खत्म नहीं, कभी भी कम हो सकता है, उसका रोल कम हो जाएगा। लेकिन जो ठोस विकास होता है वो द्वितीय क्रिया के द्वारा ही होता है। तो 8 कोर इंडस्ट्री को पहले आप लोग याद कर लीजिए, सब में है। अब आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। पीपीटी में पीडीएफ जो मिला है ना, उसमें पूरी व्याख्या नहीं दी गई है, पूरी व्याख्या नहीं है। तो आप लोग सब अपने आप समझ लीजिएगा ना, ऐसा ना लगे कि उर्वरक कैसे हो गया। उर्वरक का रोल कहाँ पे है, कृषि में है। और कोयला, कच्चा तेल वगैरह का याद रखिएगा, ऊर्जा के उत्पादन में कोयला। अब क्या आपको ऐसा लगता है कि कोयले का इस्तेमाल लोहा और इस्पात उद्योग में होता है? तो कोयला इंपॉर्टेंट रहा। फिर देखिए, अगर 1 टन हम लोग लोहा निकालेंगे ना, 1 टन लोहा, आगे ये पीडीएफ में आपको मिलेगा, एक टन लोहा के लिए इसका जो अनुपात है 4:2:1। 1 टन लोहा निकालने के लिए हम लोग को 4 टन लौह अयस्क चाहिए, लौह आयरन ओर चाहिए, 2 टन कोयला चाहिए, 2 टन कोयला।
और 1 टन लाइमस्टोन चूना पत्थर चाहिए। इसके अलावा अगर हम इस्पात बनाएंगे तो उसमें मैग्नीज मिलाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा इसमें अयस्क है। अब ये क्या हुआ, वेट लूज हुआ या वेट गेन हो गया, वजन ह्रास या वजन वृद्धि, ये कौन से इंडस्ट्री में आएगा, वजन ह्रास या वजन वृद्धि, वजन वृद्धि में ही याद रखिएगा, नहीं वजन ह्रास, सॉरी वजन ह्रास, ह्रास ह्रास कैसे, 4 2 6 1 7, 7 टन चाहिए तब जाके 1 टन लोहा निकलेगा, तो वजन क्या हो गया, कम हो गया, वजन ह्रास हो गया, वजन ह्रास में आता जाता है, वजन ह्रास में। अब 1 टन लोहा के लिए 7 टन तो ये ना है, और मैग्नीज वगैरह सब मिलेगा तो मोटा मोटी 8 टन चला जाएगा, और भी कुछ लगता होगा तो और ज्यादा चला जाएगा। तो 1 टन लोहा निकालने के लिए हम लोगों को मोटा मोटी 7 टन कच्चा माल रॉ मटेरियल चाहिए, तब जाकर के 1 टन लोहा निकलेगा। तो लोहा और इस्पात उद्योग क्या है, वजन ह्रास उद्योग है, वजन ह्रास। यही कारण है कि भारत में बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्री खास करके लोहा वाला हुआ है वो पारस्परिक सहयोग से बना है। जैसे मान लीजिए कि एक तरफ बोकारो है, एक तरफ बोकारो, यहाँ पे लोहा इस्पात कारखाना है, और एक तरफ राउरकेला हो गया, राउरकेला। तो जो राउरकेला है यहां से कोयला जाएगा इधर, और जो ट्रेन जो वैगन जा रही है इधर, तो इसी वैगन से लोहा जा रहा है, और यहां से वो कोयला लेकर के इधर सप्लाई कर रहा है। तो पारस्परिक ये सहयोग चलते रहता है, यानी कि घाटा कम हो, ऐसा ना हो कि ट्रेन जाए भर के और लौटे खाली। तो इसी कारण से आप देखिएगा तो लोहा लेकर जा रहा है और लौटते समय कोयला लेकर के आ रहा है। तो भारत में अभी बताएंगे, सब पीडीएफ में लिखा हुआ रहेगा, 8 कोर इंडस्ट्री को आप लोग अच्छे से याद की रहिएगा, और कुछ उद्योग को भी पढ़ लीजिएगा। जैसे सबसे पहला हो गया लोहा इस्पात, यही सबसे बड़ा भी है। सीमेंट तो 10 मिनट का काम है, सीमेंट का सिर्फ फैक्ट्री याद रखना है, बहुत कम समय में सीमेंट हो जाएगा। कुछ कोयला का बता देंगे, पेट्रोलियम, कपड़ा, रत्न और चीनी। इसके अलावा एक कागज भी बता देंगे, कागज, कागज बता देंगे। तो ये सारा इंडस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब आ जाते हैं लोहा और इस्पात उद्योग के लिए। लोहा इस्पात का बहुत सारा फैक्ट लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1830 में सबसे पहले पोर्टनो में लगाया गया था, उसके बाद 1874 के आसपास हम लोग चले गए थे, तो कुल्टी में, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की थी। इसी को किताब में देखिएगा तो बराकर लिखा हुआ है, बराकर, तो समझिएगा वो बंगाल ही है, बंगाल, बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना की। खैर ये सब बाद में बताएंगे, अब आप समझिए पहले हम लोग पढ़ रहे हैं लोहा और इस्पात उद्योग। तो भारत में उद्योग का जो मुख्य केंद्र है, जो उद्योग का मुख्य कंपनी है, सबसे पहला भारत में आ जाता है जमशेदपुर, यानी कि टाटा, टाटा आयरन और स्टील इंडस्ट्री। उसके बाद एक और याद रखिएगा, इसको आयरन और शायद वो है इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्री, तो इसको को याद रखिएगा। टिस्को के बाद इसको, और उसके बाद मैसूर, तो उसको मिस्को कहा गया था, बाद में उसका नाम बदल करके विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील। अको मतलब कंपनी लिमिटेड हो जाएगा, कंपनी मान लेते हैं, कंपनी। तो विश्वेश्वरैया आयरन और स्टील इंडस्ट्री। उसके बाद हो जाता है जो सेकंड पंचवर्षीय योजना में लगा था 3 जगह, कौन कौन सा, भिलाई, भिलाई प्लस कहाँ और था, राउरकेला, राउरकेला, और ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर में, दुर्गापुर। उसके बाद तृतीय में आ गए थे हम लोग बोकारो में, हम लोग आ गए थे बोकारो में। और उसके बाद का कौन कौन सा रहा, एक विजाग रहा, उसके बाद एक सलेम में रहा, और एक विशाखापट्टनम में। तो यही सब आपको इतना याद रखना पड़ेगा, वो सब पीपीटी में है, सब एनसीईआरटी से बढ़िया आपको हम बना करके दे दिए हैं। तो ये कंपनी होगी। अब इसका आपको ना लोकेशन देखना है, लोकेशन समझा देते हैं, फिर पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये इतना आपको याद हो गया है पहले, असल में यही सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से कि टाटा आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी। और उसके बाद इसको वाला आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इसको में 3 कारखाना है। सबसे पहले कुल्टी आप लोग देखा कि 1874 में कुल्टी में लगाया गया था, फिर 1818 में लगाया गया था, वो बर्नपुर में लगाया गया था, बर्नपुर, और एक हीरापुर में लगाया गया था, शायद 36 में। अभी आ रहे हैं वो डेट निकालेंगे, हीरापुर। तो कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर, इन सबको मिला दिया गया था, और मिला करके
इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको की स्थापना हुई थी। तो ये वाला याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि इसको में कौन सा कारखाना है कौन सा नहीं है। चल ही रहा है तो सब सेल अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, नहीं सबको मिला दिया गया है। और सेल जो है ना, तो अब सारा क्या, नहीं अब सब कारखाना सेल के अंतर्गत ही है। जो भी लोहा और इस्पात का बिक्री होगा सेल के थ्रू ही होगा। अभी सेल पे भी आएंगे हम। देखिए इसमें भी थोड़ा बहुत डेट मिलेगा तो डेट छोड़ दीजिएगा, लेकिन कुल्टी वाला 1874 याद रखिएगा। जैसे सबसे पहली बार 1830 में, 1830 में आप लोग देखिए कि पोर्टो नोवो में कारखाना लगाएगा लेकिन फेल कर गया। और उसके बाद पहला सफल कारखाना कौन सा रहा, 1874 में। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा। उसके बाद हीरापुर और बर्नपुर को याद करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद 1907 वाला टाटा का याद रखिएगा। 1907 में टाटा आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। उसके बाद किसी का डेट मत याद कीजिएगा, वो बेकार रहे, राउरकेला। और हाँ लेकिन ये याद रखेंगे कि सेकेंड पंचवर्षीय योजना में इन सबको स्टार्ट किया गया था। और थर्ड में बोकारो वाला। तो जो डेट है क्या, 1874 में वही कुल्टी वाला। 1830 में पहली बार पोर्टो नोवो में आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगाया गया था, लेकिन ये फेल कर गया, ये फेल कर गया। और उसके बाद 1874 में सबसे पहले बंगाल में कुल्टी में लगाया गया था, तो जो सफल रहा। तो पहला सफल कारखाना कौन रहा, कुल्टी वाला। लेकिन लगाया कब गया था, 1830 में। 1830 में तमिलनाडु के पोर्टो नोवो में लगाया गया था। और उसके बाद टाटा का 1907 में। तो पहली निजी क्षेत्र की कंपनी कौन हो गई, टाटा, प्राइवेट सेक्टर वाला हो गया। और वो सार्वजनिक स्वामित्व का हो गया। तो इतना याद हो गया आप लोगों को। लोकेशन दिखाएं, सब पीडीएफ में है। पीडीएफ में वो बात आप लोग लिखिएगा, जो बोलेंगे कि वो एक्स्ट्रा है वो लिख लीजिएगा, बाकी ये सब तो है, ये सब है। सारा है ना, सारा है इसमें है। बनपुर में लगाया गया था ये हमने बोल ही दिया है। लेकिन ये याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से कि यहाँ देश में 1830 से प्रयास होकर के अभी तक लगाया जा रहा है, तो उसको याद रखिएगा। कुछ डेट याद कर लेंगे, अभी पहले लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं। हाँ सब अच्छे से लिख दिए, समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे समझिएगा, ये सबको दिख रहा है। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का ये सारा क्या है, फैक्ट्री है। आयरन और स्टील प्लांट है, कारखाना है, कारखाना। अब ये जो कारखाना है आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये 3 जगह पे दिख रहा है। एक छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करें हम तो उड़ीसा में भी है, झारखंड में है और वेस्ट बंगाल में है। कौन कौन सा स्टेट आ रहा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का ये आपको दिख रहा है। उसके बाद ये कौन सा, झारखंड दिख रहा है। और उसके बाद ये हो गया उड़ीसा, और ये हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब देखिए ये चारों राज्यों को ऐसा बताया जाता है कि भारत में पूर्वी क्षेत्र में एक अर्धचंद्राकार रूप में, अर्धचंद्राकार रूप में लोहा और इस्पात कारखाने का विकास हुआ है। देखिए अगर पीडीएफ में लाइन नहीं तो लिख लीजिए आप लोग, पीडीएफ में देखिए तो है कहीं पे, या आप लोग लिख ही लीजिए, होगा तो आप लोग मत लिखिए, छोड़ दीजिएगा। लिखिए भारत में, भारत में ये सब दरअसल यूपीएससी को बताते हैं, लेकिन लिख लीजिए क्या दिक्कत है। भारत में, भारत में छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़ झारखंड, उड़ीसा तथा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अर्धचंद्राकार क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के अर्धचंद्राकार क्षेत्र में, के अर्धचंद्राकार क्षेत्र में लोहा और इस्पात, आयरन और स्टील इंडस्ट्री का विकास हुआ है, का विकास हुआ है। बस एक ही लाइन, बाकी सब पीपीटी में है। अर्धचंद्राकार क्षेत्र में हुआ है, मतलब आधा चंद्रमा जैसा नहीं होता है। ये चंद्रमा का कौन सा आकार है, आधा ही है ना। अब बता रहे हैं कौन लगाया है, कुछ सरकार, कुछ सरकार लगाई है, कुछ प्राइवेट सेक्टर लगाया है।
कुछ सरकार लगाई है, कुछ प्राइवेट लगाए हैं। भारतीय लगाए थे। अब उस लगाने वाले का नाम अकेला नहीं होगा, सामूहिक रूप से लगा होगा, अब फेल कर गया। तो ये अर्धचंद्राकार आप लिख लिए ना। 4 राज्य पता हो गया। हाँ, लोहार इस्पात। 4 राज्य कौन कौन सा हुआ? उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप कि इस क्षेत्र में लोहा इस्पात का विकास हुआ है, और कुछ नया आपको दिखाई देगा इस क्षेत्र में और यहाँ पे कुछ नया। लेकिन सबसे जो पुराना बेल्ट हो गया वो भारत का यही हो गया। अब आप बताइए, क्या भारत में पूरे देश में लोहा और इस्पात उद्योग है? इस क्षेत्र में है क्या? पूरा का पूरा उत्तर में नहीं है, उत्तर पूर्व में भी नहीं है, पश्चिम में भी अगर भद्रावती को छोड़ दें तो नहीं ही है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट के रूप में रहे ना कि भारत में पश्चिमी क्षेत्रों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास हुआ ही नहीं है, तो सच में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। दक्षिण में एक हुआ है, यहाँ पे भद्रावती में, विजयनगर में नया कारखाना खोला गया है, सलेम में नया कारखाना खोला गया है, और विशाखापट्टनम या विजाग में नया कारखाना खोला गया है। ये 3 नया कारखाना है, बाकी सब पुराना ही है। अब देखिए हम लोग आते हैं, लोकेशन आप लोग देख लिए ना सारा। अब आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है? कोल ब्लॉक और आयरन और स्टील जो ओर है वहां पे है। लौह अयस्क के केंद्र में है ना, जहाँ पे लोहा मिल रहा है और जहाँ पे कोयला मिल रहा है, वहीं पे ये उद्योग केंद्रित हो गया है। तो बिहार में इसी कारण से लोहा इस्पात उद्योग लगाने की कोई संभावना ही नहीं है। इसके पीछे क्या कारण होगा कि यह वजन ह्रास उद्योग है या वजन वृद्धि उद्योग है? बिहार में वजन ह्रास के कारण ये नहीं लग पाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 1 टन लोहा निकालेंगे तो मालूम चलेगा कि 9-10 टन इसका कच्चा माल ही मंगाना शुरू कर दिए, है ना। और जो जो ट्रेन मालगाड़ी जो है वो लोहा लेकर के आएगी भी तो खाली लौट जाएगी, है ना। ऐसा थोड़ी कि बिहार से कोयला वो ले जाकर कहीं दे रही है तो खाली लौट जाएगी। इसी कारण से बिहार में है, बहुत मुश्किल है। लेकिन नए प्लान में ये कर दिया गया, सरकार की ऐसी योजना है कि तटीय क्षेत्रों में भी लोहा का इस्पात उद्योग का विकास किया जाए। जैसे हम लोग कोयला मंगा लेंगे, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से मंगा लेंगे, देश में कहीं से भी लोहा मंगा लेंगे, तो बंदरगाह की सुविधा प्राप्त हो जाएगी, तो वहां पर लगाया जा सकता है। लेकिन छोटा ही है, इसको आप टाटा की तरह या राउरकेला की तरह मत समझिएगा। ये नया है बट छोटा है। अब आ जाते हैं लोहा इस्पात का जो विकास हुआ है वो देखिएगा। 1830 से स्टार्ट कर देते हैं। डेट आप लोग कुछ याद कीजिएगा। सबसे पहले कहाँ पे लगा है? पोर्टो नोवो में लगा है, 1830 में लगाया गया था। लेकिन क्या है, ये फेल हो गया। यही लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हूबहू सेम लाइन एनसीईआरटी में लिखा है कि भारत में लोहा और इस्पात की प्रथम फैक्ट्री 1830 में लगी थी, लेकिन यह फेल हो गई। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? आप लोग जब 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं ना, उसे 3 साल पहले है, तो उससे पहले ही है। तो क्या कारण होगा कि फेल कर गया? उद्योग को सबसे पहले क्या चाहिए? सरकार का सपोर्ट चाहिए, सरकार का सपोर्ट चाहिए, उसकी नीति ऐसी हो जो उद्योग के विकास में सहायक हो, अदरवाइज वो फेल कर जाएगा। तो यही कारण रहा होगा। और दूसरी बात, ऊर्जा नहीं मिल पाता होगा, फेल कर गया। तो 1830 में लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह कारखाना फेल हो गया। उसके बाद 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बराकर आयरन वर्क्स की स्थापना की गई थी, लेकिन यह कारखाना क्या हुआ? सफल हो गया। पहले वाला फेल हो गया, लेकिन गैप कितना हो गया? कहाँ 1830 और आते आते कहाँ लग गया? 1874। तो पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। अब देखिए, भारत में पहली बार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जमशेदजी नौसरवान जी टाटा। तो 1907 में जमशेद जी नौसरवान जी टाटा। तो जमशेद जी टाटा, एक जगह है भारत में, वो जगह है कौन सा? साक्ची। तो साक्ची में आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना करते हैं 1907 में। तो ये सफल कारखाना रहा। लेकिन पहला क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर का हो गया, पहला निजी क्षेत्र का लोहा इस्पात का कारखाना शुरू करते हैं, और यह कारखाना सफल रहता है और देश में सबसे बड़ा कारखाना की शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद इस टाटा से 1911 में 1911 में लोहा और 13 में इस्पात का उत्पादन भारत में शुरू हो गया था। और उसके बाद टाटा के आधार पे यही जो जमशेद जी थे, तो इनके नाम पे इसका नाम बदल करके जमशेदपुर कर दिया गया, जमशेदपुर कर दिया गया। तो निजी क्षेत्र की पहली जो कारखाना लगाई गई थी वो 1907 में
जमशेदपुर में लगाया गया था। 1907 में जमशेदपुर में लगाया गया था, टाटा आयरन और स्टील कंपनी। हाँ, ये सरकार के यानी ब्रिटिश सरकार रही होगी, सपोर्ट की होगी। तो 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना की गई थी और यह कारखाना सफल रहा था। और उसके बाद निजी क्षेत्र की पहली जो कारखाना लगी वो जमशेदपुर में लगा था। और यहाँ से लोहा बना 11 में और इस्पात बना 13 में। ढलवा का मतलब जिसको ढाला जा सके, किसी भी रूप में मोड़ा जा सके, उसको एक आकार दिया जा सके। कौन पहला कारखाना हो गया? पहला तो फेल रहा 1930 वाला। हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर का पहला क्या? हाँ, ऐसे देखिएगा तो सफल कारखाना, ऐसे देखिएगा तो सफल कारखाना भारत में 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन निजी क्षेत्र में सबसे पहला कारखाना 1907 में लगा था। अब याद रखेंगे, इसके बाद धीरे धीरे भारत में कारखाना बढ़ने लगा। तो अब आपको तिथि याद करने की आवश्यकता नहीं है कि आप 1918 याद रखिए, ये आपके काम करने बस। हाँ, एक डेवलपमेंट होता है, 7 के बाद 18, इसके बाद 36, है ना। तो हम लोग इस तरीके से देखेंगे। तो उसके बाद बर्नपुर में इंडियन आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिएगा, यहां आते आते आप लोग क्या जाने, कुल्टी भी पढ़ लिए और बर्नपुर भी, दोनों बंगाल का ही है। बंगाल आया मैं कुल्टी में, तो कुल्टी, बर्नपुर और बाद में हीरापुर भी। 1923 में कर्नाटक के भद्रावती में विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। ये पहले क्या था? भद्रावती के नाम से स्टार्ट किया गया था, भद्रावती। इसको ना विस्को कहते थे, बिस्को, भद्रा बी, तो बिस्को कहा गया था। तो बाद में इसी को अब चेंज करके विस्को कहा जाने लगा। तो भद्रावती में विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाने की स्थापना 1923 में कहां पे की गई? कर्नाटक में किया गया। राज्य कौन सा हो गया? कर्नाटक। आप लोगों को तो पढ़ाया था ना कि धारवाड़ में क्या मिल रहा है? धारवाड़ चट्टान का लोहा मिल रहा है, यानी कि बाबा बुदन की पहाड़ी से लोहा की प्राप्ति हो रही है। और उसके बाद 36 आते आते जो कुल्टी और हीरापुर था और बर्नपुर था, उसको सबको इसको में मिला दिया गया। 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और इसे 1953 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी में मिला दिया गया, सबको मिक्स कर दिया गया। और 36 से क्या हम लोग जाने कि बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी को इसको, मतलब सबको सामूहिक रूप से इसको कहा जाने लगा। तो यहां पे ईस्वी सन मत याद रखिएगा, यहां पे एक ही सवाल पूछा जा सकता है कि इसको में कौन सी, इतना ईस्वी नहीं पूछेगा। हाँ, 7 वाला पूछेगा, वो हम इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। 1930 वाला पूछा जा सकता है, नहीं 1830 और 1874, ये तीनों पूछा जा सकता है। 18, चूंकि ज्योग्राफी है ना, 1830, 1874 और 1907 ये पूछा जा सकता है। हाँ, 1923 उम्मीद कम है, लेकिन अगर हो तो याद कर लीजिएगा, क्या देख। इसीलिए तो सब हम एक फॉर्मेट में तैयार कर दिए, जो क्रोनोलॉजी होता है ना, तो क्रोनोलॉजी आपको 1830 से स्टार्ट करते करते अभी तक वो हम बता देंगे, तो आपको याद हो जाए। क्या है? एनसीईआरटी में तो देख लीजिए है कि नहीं, हमको याद नहीं है कि है कि नहीं है पीडीएफ में है ना, पीडीएफ में है, फिर आपको याद हो जाएगा। 1936 में कुल्टी हीरापुर को क्या किया गया? इसको में मिला दिया गया है। 1937 में एक बंगाल में स्टील कंपनी की स्थापना हुई और उसको भी इसको में मिला दिया गया। लेकिन 1936 से ही हम लोग इसको को जान रहे हैं, और इसको को जान रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि 1874 वाला और 1818 वाला को भी मर्ज कर दिया गया है, और मर्ज करके सबको इसको के अंतर्गत ला दिया गया है। ये इतना आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद हाँ, ये यहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में भारत में 3 नए कारखाने की स्थापना होती है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में भारत में 3 नए लोहा और इस्पात कारखाने की स्थापना होती है। पहला भिलाई, कहां पे है? छत्तीसगढ़ में, भिलाई छत्तीसगढ़ में। सेकेंड राउरकेला, और थर्ड दुर्गापुर। ये कहां पे है? अब देखिए, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 बड़े आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई।
पहला छत्तीसगढ़, उस समय एमपी था ये, तो भिलाई में, सेकंड राउरकेला में और थर्ड दुर्गापुर में। तो मेरा पूरा का पूरा ये सर्किल ही है, नाना का, मौसी का, तीनों। जो भी हित नाता लोग हैं ना, तो सब इधर ही रहते हैं, दुर्गापुर में बड़ी मौसी रहती हैं। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। लेकिन ये पूछा जाएगा कि किस देश के सहयोग से लगाया गया, तो भिलाई लगाया गया था रूस के सहयोग से। रसिया इन्वेस्ट किया कहाँ पे? भिलाई में। उसके बाद जर्मनी इन्वेस्ट किया राउरकेला उड़ीसा में, और उसके बाद ब्रिटेन दुर्गापुर में इन्वेस्ट किया। तो 3 बड़े कारखानों की स्थापना विदेशी सहयोग से होती है। कब? सेकेंड 5 ईयर प्लान में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सवाल यहाँ से एकदम पूछे जाने की संभावना रहेगी। जब भी आप लोग लोहार इस्पात कारखाना पढ़िएगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना में ब्रिटेन के सहयोग से भारत में बोकारो में कारखाना लगाया गया था। देखिए है ना, भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड में स्टील प्लांट की स्थापना की गई। तो सेकंड और थर्ड दोनों का आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को ये पता है ना कि भिलाई कहाँ पे है, या लिख दें? अभी याद है, बाद में हो सकता है कि आप लोग भूल जाइएगा। दुर्गापुर और राउरकेला उड़ीसा, तीनों याद रखिएगा, ठीक है। और बोकारो कहाँ पे? झारखंड में है। तो द्वितीय अब देखिए, छोड़ दीजिए, उधर मत देखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 कारखाना और तृतीय में 1 कारखाना खोला गया। अब इस पे कुछ भी सवाल पूछा जाए तो बना दीजिएगा ना, कहाँ खोला गया, किस देश के सहयोग से खोला गया, कितना खोला गया, किस राज्य में खोला गया। तो ये कब, ये जो कारखाना खोला गया था, तो उस समय क्या था यहाँ पे? ये बिहार था। 2000 में क्या हुआ? झारखंड बट गया। तो विदेशी सहयोग से अविभाजित बिहार में भी एक कारखाना लगाया गया था, बोकारो में। यानी हम लोग जिस राज्य में रहते हैं ना, वो निजी क्षेत्र में भी पहला कारखाना दिया है, और एक कारखाना तृतीय पंचवर्षीय में विदेशी सहयोग से। अब हम लोग क्या हो गए? बट गए हैं तो किनारे हो गए हैं। दिनहीन टाइप में नहीं, बट गए हैं तो किनारे हो गए। सारा इंडस्ट्री तो है, लेकिन माइनिंग क्षेत्र पे नेता और माफिया का कब्जा हो गया है। जितना भी झारखंड का कोल वगैरह देखिएगा, तो उसमें सब लोगों का हस्तक्षेप हो गया है। हमारे इजाजत के बिना इतना ही कोयला निकलेगा, अदरवाइज पीटेंगे। बहुत ज़्यादा दादागिरी है झारखंड में, जाइएगा तो मालूम चलेगा। पूरा माफ है, हाँ, बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको घूस लेना बाध्य किया गया है कि ट्रक की चेकिंग ना करेंगे तो उनको पोस्टिंग कहीं और कर दिया जाएगा, लोहरदगा भेज देंगे, गुमला उधर भेज देंगे। हाँ, अब सेल की स्थापना हुई थी 1954 में। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लोहा और इस्पात उद्योग के विकास के लिए एक संस्था का निर्माण कर दिया गया, गठन कर दिया गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब जैसे मान लीजिए कि सेल है, एक SAIL सेल, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कर दिया। तो ये सेल क्या कर रही है कि सारे जो लोहा इस्पात कारखाना है, नहीं, हाँ, उसको अपने नियंत्रण में, मतलब रेगुलेट करने के लिए। कैसे? 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट था, तो रेगुलेट करने के लिए सेल की स्थापना कर दी गई है। और याद रखेंगे कि अब ये 1973 में या 74 में सरकारी स्वामित्व के तहत ला दिया गया था। अब सारा जो लोहा इस्पात का बिक्री होगा, वो सेल के द्वारा ही या सेल के नियंत्रण में ही होगा। अब भारत में याद रखिए कि कुछ लोहा इस्पात जो संयंत्र हैं, वो कोयला फील्ड में है, कोल क्षेत्र में है। जैसे पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर और बोकारो, ये कहाँ पे है? कोल क्षेत्र में है, कोयला क्षेत्र में है। इसको इसलिए समझना जरूरी है ना कि ट्रेन जो आएगी ना और जाएगी, तो कोल क्षेत्र से जाएगी कहाँ पे? आयरन क्षेत्र में, और आयरन क्षेत्र से वापस लौटेगी कोयला क्षेत्र में। तो हमने आपको जब कोयला पढ़ाया था, तो उस समय वेस्ट बंगाल में कोयला का क्षेत्र क्या था? रानीगंज था ना, रानीगंज। तो रानीगंज से भी कोयला मिल जाता है, और कोयला जब ट्रेन जा ही रही है तो झरिया से भी मंगवा लिया जाएगा। और ठीक वैसे ही याद, चूंकि ये कोयला क्षेत्र में तो है ही,
तो सिंहभूम से लोहा मंगवा लिया जाएगा, ठीक है ना, या उड़ीसा के मयूरभंज से लोहा आ जाएगा। तो इसकी जो स्थापना की गई है वो इसी पर्पज से किया गया। तो कोयला क्षेत्रों में लौह केंद्र हो गया बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर और बोकारो। वेस्ट बंगाल में लोहा हम नहीं ना पढ़ाए थे, लोहा नहीं मिल रहा था, वेस्ट बंगाल में लोहा नहीं मिल रहा था, इसी कारण से आप लोगों को रानीगंज का बताए थे। तो ये कोयला क्षेत्र में हो गया। और अब आप लोग बता सकती हैं कि लोहा क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा, भारत में लौह क्षेत्र में कौन कौन सा हो सकता है, खुद बताइए आप लोग। जैसे कोल फील्ड में कौन सा जगह पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई है, ये तीनों हो गया। लेकिन जहां लोहा है वहां पे कौन सा कंपनी लगाया गया है, टिस्को दोनों के बीच में है। और बताइए, जैसे आप लोग भद्रावती का नाम सुनी ना, तो भद्रावती कहाँ पे है, कोल फील्ड में है या आयरन और फील्ड में है, आयरन वाले में है। तो ठीक वैसे ही समझना है, भारत में जो इंडस्ट्री लगाया गया है, कुछ इंडस्ट्री को कोयला क्षेत्र में लगा दिया गया है और कुछ इंडस्ट्री को लोहा क्षेत्र में लगा दिया गया है, समझ रहे हैं। तो ये कोयला क्षेत्र में लगा। यहीं पे सवाल होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात कारखाना कोल क्षेत्र में स्थापित किया गया है और कौन सा कारखाना लोहा आयरन क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अब देखिए आपको दिखाई देगा राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर, ये सब कहाँ पे है, लौह अयस्क के क्षेत्र में है। और जैसे इन दोनों के बीच में तो जमशेदपुर आ जाएगा, और तटीय क्षेत्र में तो लोहा इस्पात लगाने के पीछे जो भी फैक्टर होता है उस फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए कुछ कारखाना क्या कर दिया गया है कि भारत में मैप में ही दिखा देते हैं। आयरन ओर, लोहा मतलब आयरन ओर। देखिए जैसे ये वाला कहाँ पे, आप तो इसको बता ही दीजिएगा किस फील्ड में है, नहीं किस फील्ड में है, आयरन ओर में हो गया। ये इसके पीछे क्या फैक्टर होगा, तट, पोर्ट, बंदरगाह की सुविधा इसको उपलब्ध किया गया है। ठीक वैसे ही लगभग नजदीक में है, इसको भी वैसा ही विकसित किया गया है। लेकिन ये जो क्षेत्र है इसमें कहीं पे कोयला क्षेत्र है और कहीं पे लोहा क्षेत्र है। यही कारण है कि यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री का विकास किया गया है। इधर में तो किया ही नहीं गया है, तो ना तो कोयला है, ना तो लोहा है, ना ही बंदरगाह है, इस कारण से नहीं किया गया इस क्षेत्र में। बंदरगाह भी है तो ये सब कहीं ना कहीं नजदीक में है, नजदीक में है, नजदीक में है। अब चाहिए कि दिल्ली में लगा लें, पॉसिबल ही नहीं है, पंजाब में पॉसिबल नहीं, हरियाणा में पॉसिबल ही नहीं है, बिहार भी दूर पड़ जाएगा। तो लोहा इस्पात लगाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, जैसे सड़क हो उच्च गुणवत्ता का, रेलवे लाइन की सुविधा हो, है ना, एनर्जी बहुत चाहिए, तब ना जाकर लगेगा। ये वाला क्लियर हो गया, एक बार पढ़ लीजिएगा। कोयला क्षेत्र में कौन कौन सा है, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, यानी कि इसको का तीनों कारखाना किस फील्ड में है, कोल, दुर्गापुर का कोल में है और बोकारो का कोल में है। एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। और लौह अयस्क केंद्र में राउरकेला हो गया। राउरकेला को कहां से लोहा मिलेगा, उड़ीसा में कहां से, आप सब भूल गए हैं, हाँ मयूरभंज से मिलेगा, मयूरभंज से। इसके अलावा क्योंझर से मिलेगा। उसके बाद बोनाई से मिलेगा। मयूरभंज, क्योंझर, बोनाई, बादाम पहाड़ का भी नाम बताए थे, बादाम पहाड़, सुलेपत। तो इन सब जगहों से कहा क्या प्राप्त हो जाएगा इसको, लोहा। क्योंकि लौह अयस्क फील्ड में राउरकेला स्थापित किया गया है तो यहां से लोहा मिल जाएगा। अब इसको कोयला कहां से मिलेगा, कोयला और रानीगंज भी ठीक है, और ठीक है। तो जैसे मान लीजिए झरिया से कोयला मंगा सकता है, रानीगंज से कोयला मंगा सकता है, लेकिन किस फील्ड में स्थापित किया गया है, आयरन फील्ड में, है ना। और इसके यहाँ एक और लोकल था उड़ीसा में, तालचेर पड़ा था ना कोयला के लिए। उड़ीसा में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, लेकिन छोटा है, जितना बड़ा झारखंड है, जितना बड़ा रानीगंज है, उतना बड़ा तालचेर नहीं है। लेकिन ये कौन से केंद्र में है, लोहा वाले में है, तो इंडस्ट्री लगा दिया गया है। अब देखिए, अब तालचेर से मान लीजिए कि ये कोयला जाता है
तो जो ट्रेन लौटेगी इसके आसपास में जो लोहा होगा वो उसको काम आ जाएगा। जैसे इससे पहले आप लोग पढ़े ना इसको वाला, इसको IISCO, इसको वाला किस फील्ड में है? कोल फील्ड में है। अब क्या है कि इसको क्या है, कोयले की उपलब्धता सरल है और इसको लोहे की उपलब्धता सरल है। तो जो ट्रेन लोहा फील्ड से कोयला में जाएगी तो इसको लोहा सप्लाई कर देगी और वापसी में बदले में क्या लेके आएगी? कोयला लेके आती। ये आदान प्रदान हो गया। अब इसमें क्या है, इसका ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो खत्म, उसका मतलब कम पड़ जाएगा, परिवहन लागत जो है वो कम पड़ेगा। इस कारण से भारत में लोहा और इस्पात उद्योग के लिए भी सुविधा प्राप्त है। ले जाइए, साथ में लेते भी आइए। जैसे भद्रावती क्या है, लौह अयस्क में है, इसको कोयले की उपलब्धता नहीं है तो ये क्या करता है, जल विद्युत का इस्तेमाल कर लेता है, जल विद्युत का। और उसके बाद बंदरगाह की सुविधा प्राप्त है। कोयला और लोहा के बीच में जमशेदपुर हो गया। जैसे मान लीजिए कि झरिया भी इसके लिए नजदीक पड़ रहा है और इसके लिए सिंहभूम भी नजदीक पड़ रहा है, सिंहभूम। तो यहाँ पे मान लीजिए कि टिस्को है, टाटा आयरन और स्टील कंपनी, टिस्को हो गया। तो इस टिस्को को एक तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का क्या है, जल मिल जा रहा है, जल मिल जा रहा है। और झरिया से मान लीजिए कोयले की प्राप्ति हो जा रही है और एक तरफ मान लीजिए कि सिंहभूम है और यहाँ से इसको आयरन की प्राप्ति हो जाती है। और भी समीपवर्ती क्षेत्र से इसको चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज वगैरह मिल जाता है। तो इस कारण से टाटा आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कहाँ पे हुई है, जहाँ पे इसको हर प्रकार के कच्चे माल की उपलब्धता हो, कच्चे माल की सुविधा हो। इस कारण से टिस्को को स्थापित कर दिया गया है, सफल रहा इसी कारण से। समझ में आ गया? आपको आ गया समझ में? आप लोगों को नहीं आ रहा है समझ में? इसका मतलब नेटवर्क बीच में आपका कहीं और चला जाता होगा। समझ में आ गया सबको? इतना तो आसान से बता दिए। फोटो समझ में आ गया है? अब इसमें यही ना कि जहां पे कोयला नहीं होगा तो उसको दूर थोड़ा सा लाना पड़ेगा। जो क्षेत्र टाटा को नजदीक में मिल गया है वो क्षेत्र राउर के लिए, किला के लिए थोड़ा दूर पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा याद रखिएगा कि इसके लिए ये सब कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग ना, वो मटेरियल चाहिए, जैसे वो प्रोडक्ट तैयार होगा किसी भी चीज के लिए। अब इसका वो सारा थ्योरी लिखा हुआ याद रखिए कि भारत में सभी क्षेत्र अपनी मूल आधारित, यानी कि बेसिक जो है बुनियाद है। लोहा और इस्पात उद्योग क्या है, सारे उद्योग के लिए बुनियाद है। बिना लोहा का कोई इंडस्ट्री तैयार हो ही नहीं पाएगा। हर इंडस्ट्री का जो मशीन है वो किससे बना होगा, लोहा से बना होगा। कागज का तो कोई बनेगा नहीं, लोहा का सारा बना रहता है। तो सारे उद्योग का आधारभूत उद्योग कौन सा हो गया, लोहा और इस्पात उद्योग हो गया। और भारी उद्योग है और इसमें प्रयुक्त कच्चा और तैयार माल दोनों ही भारी ठोस होता है, अधिक परिवहन की आवश्यकता होती है। अब कोयला हल्का है कि भारी है? एक ट्रक पे आप कपास लाद दीजिए कॉटन इंडस्ट्री के लिए और एक ट्रक पे आप कोयला लाद दीजिए, किस पे लोड ज्यादा रहेगा, कोयले पे ज्यादा रहेगा। तो इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, भारी और स्थूल उद्योग है, जिसके लिए अधिक परिवहन की आवश्यकता होती है। ये सब बच्चों वाला लाइन है, आप लोग समझ लीजिएगा। लोहा इस्पात उद्योग के लिए आयरन ओर चाहिए, कोयला चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, मैग्नीज चाहिए, ये सब याद रखिएगा। कुछ फायर क्ले का भी नाम, ये सब कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब जैसे एक सवाल ऑब्जेक्टिव पूछ लिया है कि लोहा और इस्पात उद्योग में किसकी आवश्यकता होती है, तो दो चार भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। लोहा, इसके अलावा कोयला, मैग्नीज, डोलोमाइट, चूना पत्थर, इतना याद कर लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। यही पूछेगी आयोग। अब वस्त्र उद्योग में तो लोहा नहीं लगेगा ना, लोहा तो मशीन बन गया, एक बार लग गया वो लग गया, लेकिन हमेशा तो नहीं चाहिए कच्चा माल के रूप में। या इसके लिए कपास तो नहीं चाहिए कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए कपास चाहिए, तो उसी में एक विकल्प छांटना रहेगा। तो ए में रहेगा, मान लीजिए जैसे सवाल पूछेगी आयोग की लोहा और इस्पात उद्योग के लिए किस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी लोहा, लौह अयस्क,
ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी डोलोमाइट। हाँ, तो ऐसा ही कुछ विकल्प भरेगी आयु, उसको समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। या ऐसे ही कपास या सूती वस्त्र में पूछा जाएगा कि किस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है, तो बना दीजिएगा। और इस उद्योग के लिए ये वाला जो आपको बताया था कि 1 टन लोहा के लिए इतना कच्चा माल चाहिए, 4 टन क्या चाहिए, लोहा चाहिए, 2 टन कोयला और 1 टन लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर चाहिए। तो ये अनुपात है, ये रेशियो याद रखिएगा, इस रेशियो को एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी चीज बनाते हैं तो वो चीज ज्यादा चाहिए नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि 2 किलो हम लोग सब्जी ले आ रहे हैं, बन कितना रहा है 250 ग्राम, 5 किलो आलू ले आइए तो भुजिया उसका वजन कीजिएगा तो कम हो जाएगा ना। तो ठीक यहाँ पे वही काम है, जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसका वजन यहाँ पे तो भारी हो जाता है। और इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज मिला दिया जाता है। ये सवाल भी आ सकता है कि कठोर बनाने के लिए हम लोग चूना पत्थर मिलाते हैं, डोलोमाइट मिलाते हैं या मैग्नीज मिलाते हैं, तो मैग्नीज मिला देते हैं। कुछ मात्रा है, कुछ मात्रा है, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा क्या है, लोहे का, फिर कोयले का और फिर चूना पत्थर का। थर्ड जो मात्रा है वो चूना पत्थर है। कुछ मात्रा मिलाते हैं ताकि मैग्नीज जो लोहा जो है कठोर हो जाए। हाँ, और भार ह्रास भी आप लोग समझ गए थे, वजन ह्रास क्यों हुआ, क्योंकि 1 टन तैयार करने में लगभग 7-8 टन क्या है कच्चा माल चाहिए, तो वजन ह्रास होगा। इसलिए लौह इस्पात की सबसे अच्छी जो स्थिति है कच्चे माल स्रोत के निकट। जैसे अभी आप लोग देखें, या तो लोहा क्षेत्र में है नहीं तो कोयला क्षेत्र में है, तो कच्चे माल स्रोत के निकट ही है, जहां पे लोहा है, जहां पे कोयला है, आसपास चूना पत्थर भी है, आसपास मैग्नीज भी है, आस पास तो सब चीज है। ऐसा थोड़े कि मैग्नीज राजस्थान से मंगाया जाता है ही नहीं वहां पे। यानी कि जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ है उन्हीं क्षेत्रों में इस उद्योग का विकास हुआ है। भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भागों को मिलाते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है, जो उच्च कोटि का लौह अयस्क है, कोयला है और भी फैक्टर से समृद्ध है, जहां पे ये उद्योग विकास हुआ है। जैसे आपको बताया था, छत्तीसगढ़ में कौन सा, भिलाई हो गया, उड़ीसा में कौन सा हो गया, राउरकेला हो गया, झारखंड में टाटा हो गया, पश्चिम बंगाल में तो इसको भी हो गया और दुर्गापुर भी हो गया, है ना। पश्चिम बंगाल में, झारखंड में बोकारो और टाटा हो गया। तो ये सब का सब देखिएगा तो एक पूरा का पूरा अर्धचंद्राकार बेल्ट में आयरन और स्टील इंडस्ट्री दिखाई देगा। इसके पीछे क्या कारण है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल ही है। नई वाली एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं मिलेगा, नया वाला जो एनसीईआरटी है उसमें ये लाइन नहीं मिलेगा। तमाम गूगल और ये सब आने के बाद भी नया वाला जो राइटर है वो बढ़िया किताब नहीं लिखा है जितना पुराना वाला लिखा है। फोटो हो सकता है कि ज्यादा हो, तो फोटो था तो गूगल है ना, वो तो मैप में डालेगा, निकाल करके बना देगा, या कंप्यूटर है इमेज का इस्तेमाल करके बना सकता है। लेकिन कंटेंट लिखा गया है ओल्ड वाले में ही ज्यादा अच्छा। ये वाला भी लाइन जो है वो ओल्ड में ही है, न्यू में नहीं मिलेगा। ये भी रेशियो ओल्ड में ही दिया है। किसमें नहीं है ना, तो इसीलिए आपको हम ये सारा कंटेंट दे रहे हैं और समझ भी ले रहे हैं आप लोग। नहीं तो ये लाइन समझ में आ जाता आप लोगों को, नहीं समझ पाते, समझ ही नहीं आता। और इस आधार पे वजन ह्रास हुआ या वजन वृद्धि हुआ, समझ में तो आ गया आप लोगों को। कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। जैसे इस आधार पे आप लोग समझ रहे हैं वजन ह्रास या वजन वृद्धि, समझा दिए तब ना, आसान हो गया, भूलिएगा भी नहीं जल्दी। इतनी बात को आप लोग पढ़िएगा तो सब लगेगा ना कि सब पढ़ा हुआ है पहले का ही और याद आते चला जाएगा। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में ये तो सब आप लोग को पहले पता है, इसमें गलती नहीं कीजिएगा। लौह अयस्क की कम लागत, कोयला, ये सब है। तो भारत में क्यों जो कारण है वो है, और कौन सा कारण जो है जिसके कारण हम लोग थोड़ा बहुत पिछड़े रह गए हैं। जैसे कुछ कारक है जिस कारण हम लोग लौह इस्पात में आगे भी हैं, और कुछ कारक जो है जिसके कारण हम पिछड़े भी हैं। जैसे मान लीजिए कि जो यहाँ की श्रमिकों की आउटपुट है वो कम है, एनर्जी का सोर्स बहुत ज़्यादा है ही नहीं है, तो कुछ समस्या भी है। उच्च लागत और कोकिंग कोयले की क्या है, बहुत कम उपलब्धता है। यही कारण है कि दिल्ली में इस उद्योग का विकास नहीं हुआ है, पंजाब में नहीं हुआ है, हरियाणा में नहीं हुआ है, हिमाचल में नहीं हुआ है, राजस्थान में नहीं हो पाया, गुजरात जैसा डेवलप राज्य में नहीं हो पाया है। मान लीजिए बिहार चलिए पिछड़ा राज्य है, पूंजी नहीं है, लेकिन गुजरात में तो होना चाहिए था ना, गुजरात में होना चाहिए था। तो क्या कारण है, जैसे गुजरात में ना लोहा है ना कोयला है। तो भारत में क्या है कि उच्च लागत और कोकिंग कोयले की बहुत
सीमित उपलब्धता है, बहुत कम क्षेत्रों में है। श्रमिकों की यहाँ पे जो उत्पादकता है बहुत कम है, क्योंकि अधिकांश जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड नहीं है। हम लोग पुराने तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति है, मतलब रेगुलर नहीं है। अविकसित इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अविकसित, सड़क है तो रेल नहीं है, रेल है तो सड़क नहीं है, जहाँ रेल है वहाँ पुल नहीं है, पुल नहीं है। अभी एक अफवाह हो रहा है ना कि वंदे भारत आ जाएगी तो हम 8 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। आने दीजिए उस ट्रेन को, उस ट्रेन को भी कम से कम 11 घंटा या 12 घंटा से कम नहीं लगेगा। हैं? पहले चल तो जाए। आप यहां से आरा जाइएगा ना, आप यहां से आरा जाइएगा तो आरा जाने पे एक एक ब्रिज है, वहां पे हर ट्रेन स्पीड कम हो जाता है। क्या तो उसका नाम है, कोइलवर नहीं, 12 घंटे में। लेकिन वंदे भारत का आ रहा है कि 8 घंटा में दिल्ली पहुंच जाएगी। वंदे, आप लोग न्यूज नहीं देखती हैं? वंदे भारत का प्रचार करिए मीडिया 8 घंटा, ये इसलिए करिए कि उसका व्यू बढ़ जाएगा, उसका व्यू बढ़ जाएगा कि 8 घंटा में दिल्ली, लेकिन संभव ही नहीं है पहुंचाना ट्रेन को। 12 घंटा में तो राजधानी पहुंचाती है तब जब कहीं रुकती ही नहीं है। 5-7 मिनट का ब्रेक है मुगलसराय और कानपुर में, लेकिन चलती है 130 की स्पीड में ही, उससे कम नहीं होता है। कौन? 160 का ना, उसकी अभी नहीं चलेगा, अभी पॉसिबल नहीं, अभी देखिए, हम अगर अभी एक नया वीडियो बनाए ना कि वंदे भारत 6 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी, तो व्यू कितना चला जाएगा? 1 लाख चला जाएगा। और हम अभी एक वीडियो बनाए कि वंदे भारत जो है 12 घंटे में पहुंचाएगी, तो उसका व्यू कोई नहीं देखेगा। तो यही करने के व्यू के लिए लोग काम करते हैं। मेरे क्लास में कम इसलिए भीड़ रहता है ना कि थोड़ा आप पढ़ा देते हैं, लेकिन यही अभी आपको हम एमसीक्यू कराते ना कि भारत में टाटा कहाँ किस राज्य में है, झारखंड में है, तो सबको पता है, तो उसमें व्यू खूब रहता है। व्यू देखिए उसमें बहुत ज्यादा रहेगा। जितना भी आप देखिए, किसी में 400 लोग लाइव हैं तो वहां पे सवाल का स्तर देखिएगा तो बहुत घटिया सवाल है। भाभा एटॉमिक की स्थापना कब हुई थी, ये सब सवाल पूछा गया, जो अब किसी भी एग्जाम में बिहार का नहीं पूछा जाएगा। तो मास लेवल पे क्या है कि लोग जो है अफवाह से या फिर इससे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अब ये सब शब्द आप लोग पढ़िए तो सही, जब मेंस में ही लिखवाते हैं तो लोग लिख ही नहीं पाते हैं, बोल तो पा ही नहीं रहे हैं। पीटी और मेंस निकलने के बाद 5 वाक्य भी सही से नहीं बता रहे। एक से कल पूछे थे कि आपका वीक पॉइंट क्या है, अब रिकॉर्ड भी हो रहा है यहाँ पे। जाना है इंटरव्यू में, और वीक तो उसको समझाएं कि वीक पॉइंट को ऐसा बताना है कि वो भी लगे कि आपका सकारात्मक पॉइंट है, आपका लगे कि वो पॉजिटिव वे में बताना है। तो आपकी कमजोरी ऐसा बताइए जो सकारात्मक हो। जैसे आप बताइए कि कभी कभी मैं क्रिटिकल सोचना शुरू कर देता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग करता हूँ, आलोचनात्मक सोचता हूँ। जैसे कभी आप लोग अभी अभी बताया ना आप कि देश को इस तरीके से ढाला जा रहा है चुनाव को ला करके, तो क्रिटिकल सोचना चाहिए। यही सोच पे ताला लगा दिया गया है, इसी आलोचनात्मक सोच पे ताला लगा दिया गया। नहीं तो एक समय था कि जब पेट्रोल में 2 रुपए वृद्धि होती थी तो पटना में सड़क जाम हो जाता था। इस बेली रोड में जो हड़ताली मोड़ है, हड़ताली मोड़ को इसलिए हड़ताली मोड़ कहा गया है कि यहाँ पे घर से निकले हैं, पता चला कि वहां लोग हड़ताल किए हैं और गेट लगा हुआ था। पुराने लोग जानते होंगे, नए लोग को नहीं पता है। वो हड़ताली मोड़ नाम ही ऐसा है कि हड़ताल किया जा रहा है। तो 2 रुपए पेट्रोल में वृद्धि हो गया तो घर से निकले हैं तो मालूम चला कि हड़ताल किया है। क्यों? क्योंकि तेल में बढ़ गया है, वापस लौट जाते थे। कई बार ऐसा हुआ है। तब फोन का प्रयोग हम लोग नहीं करते थे, फोन था भी नहीं, मोबाइल। अब क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग पे ताला लगा दिया गया है। जो कहा जा रहा है कि ठीक है ये है तो लोग मान ले रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। अब आप कहिए कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान होगा, तो लोग क्या कुछ और आरोप लगा देंगे कि आप कहीं ना कहीं भाजपा के विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग पे ताला लग नहीं। हम आज कितना तारीख है? आज 19 तारीख है, 18 तारीख है ना। आज से हम जिसको सपोर्ट करेंगे बता देंगे। अब जो आप कह दीजिएगा। तो क्या हुआ है कि क्रिटिकल, दूसरा कमजोरी पक्ष क्या हो सकता है?
आप ये बताइए कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाता हूँ, जैसे हम लिबरल हो जाते हैं और पूरा विस्तार से बताते हैं कि आप लोग समझ जाइए, भले सिलेबस 4 दिन ज़्यादा लगे, तो कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाता हूँ। तीसरा वीक पॉइंट क्या हो सकता है? जल्दी ट्रस्ट कर देना, है ना, यानी कि अपना जो इमोशन है वो आगे आ जाता है। तो ये सब वीक पॉइंट है। अब ये नहीं कि चाय पी रहा हूँ या म्यूजिक सुनने लगता हूँ कभी 1 घंटा से ज़्यादा, तो ये सब वीक पॉइंट नहीं है। आप बताइए, बोर्ड में चाय चाय मिलता है, उन लोगों को समोसा मिलता है, वो खाते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे और बोल रहे हैं कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, चाय पीना है, वो सब जो भी 90 नंबर मिलना रहेगा न, वो कितना मिल जाएगा, 30 पे। तो ये सब हालत है। जबकि इंटरव्यू होता है एकदम जॉली मूड में होता है, कैंडिडेट सीरियस रहेगा तो वो हंसाने की कोशिश करेगा, आयोग वो चाहेगा कि आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, इसलिए क्योंकि योग्यता का परीक्षण हो गया है, पीटी और मेंस में योग्यता का परीक्षण हो गया है। अब क्या है, उसके क्वालिटीज को देख रहा है, उसके गुण को देखना चाहता है कि सच में आप उस अप्रोच के लायक हैं कि नहीं, वो आपका अप्रोच देखेगी आयोग। तो सवाल वैसा ही करती है, लेकिन लोग क्या है कि फिर उसको समझते हैं कि यहाँ भी हमको ज्ञान ही देना है, 20 सवाल पूछे तो 20 के बारे में पूरा जानकारी। ऐसा नहीं है। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता है कि 20 सवाल पूछे और 20 का हम जवाब दे दे। आपको इस स्तर पर तैयार करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग का 5 सवाल नहीं बताएं तो छठा जवाब ऐसा दे दे कि वो सब प्रभावित हो जाए। कुछ ऐसा क्वालिटी होना चाहिए। जैसे एक सवाल पूछा गया था दानिश अशरफ से। दानिश अशरफ हम मेरे 2 साल सीनियर थे और आईएएस बन गए थे सेकंड चांस में। उनसे पूछा गया कि अच्छा बताइए आप कि कुरान को संशोधित क्यों नहीं किया जाता है, नहीं सॉरी संविधान को बार बार संशोधित क्यों किया जाता है। उनसे एक सवाल पूछा गया कि संविधान को बार बार क्यों संशोधित किया जाता है, तो वो यही बोले, चूंकि वो मुसलमान थे, तो बोले कि सर अगर हम संविधान को संशोधित नहीं करेंगे तो यह कुरान जैसा जड़ हो जाएगा। एक अच्छा एग्जाम्पल वो दिए और सिलेक्शन उनका उसी बेस पे हो गया। तो ये जवाब होता है इंटरव्यू का। उसमें ये नहीं कि हाँ सर लोगों का मौलिक अधिकार ही होगा, वो नहीं, वो आपसे जानना चाह रहा है आपका अप्रोच, कि आप वास्तव में व्यवहारिक हैं कि नहीं, व्यवहारिक हैं कि नहीं। कई कई बार लोग सैद्धांतिक हो जाते हैं, खाना खाने के बाद 1 घंटा पानी नहीं पीना चाहिए, अब प्यास लगा हुआ है पी ही नहीं रहे हैं। और हम लोग के सारे पूर्वज खाना के समय 1-1 लोटा पानी रखे रहते थे। आप अपने दादा से पूछिएगा, 1-1 लोटा वो पानी रखे हैं और पूरा पीते थे फुल। खाना खाते में पानी पी रहे हैं वो, लेकिन नया आ गया तो क्रिटिकल थिंकिंग रहे। तो जड़ नहीं होना है। तो इंटरव्यू इसका खेल है, व्यवहारिक देखता है। कई बार क्या नहीं, चाय नहीं बढ़िया चाय रखा हुआ है, चाय नहीं, क्यों नहीं पी लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, बढ़िया स्वादिष्ट चाय बना है पी लीजिए, चाय नहीं पियेंगे। हाँ ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। अब देखिए भारतीय लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत एक बड़े एकीकृत, ऑनलाइन में आवाज जा रही है ना, माइक ऑफ किए हुए थे। तो भारतीय लौह इस्पात उद्योग के बड़े एकीकृत इंटीग्रेटेड जो कारखाना है वो लगाया गया है। और द्वितीयक उत्पादक भी याद रखिए कि जैसे मान लीजिए कि लोहा है, अब उसमें क्या है कि ढलाई वगैरह भी चाहिए, तो कुछ और भी उद्योगों का विकास हो जाता है। इसके अंतर्गत द्वितीयक उत्पादक, ढलाई, जो रोलिंग मिल्स है, जैसे लोहा को जो ढाला जा सके, कंपनी क्या है लोहा बना दी है, अब उसको लाके ढाला जा रहा है। जैसे आप लोग हॉस्पिटल को देखते होंगे ना, हॉस्पिटल, तो इस हॉस्पिटल में कोई निडल बना के दे रहा है। अगर कहीं पे एक इंडस्ट्री, एक हॉस्पिटल है, तो इसमें क्या है कि इसको रुई की आवश्यकता पड़ेगी, जो रुई बैंडेज वाला नहीं होता है, तो अपने पास किसका डेवलपमेंट कर दिया, रुई इंडस्ट्री का कर दिया, भले वो छोटा ही है, घर घर लगा हुआ है। इसके अलावा जो मरहम पट्टी का है, निडल वगैरह का है। तो ठीक वैसे ही लोहा और इस्पात जो उद्योग है अपने साथ साथ कई सेकेंडरी उद्योगों का भी विकास कर देता है, इतना याद रखिएगा। और सारा का सारा जो उपक्रम है वो बेचने का काम करती है, जो प्रोडक्ट है वो सेल करेगी। इतना आप सेल का बता दिए, ध्यान रखिएगा। मतलब एक रेगुलेटिंग बॉडी है। रेगुलेटिंग बॉडी क्या है, वो देखेगी कि इस देश में कितना लोहा और इस्पात का उत्पादन हो रहा है और कितना बिक्री हो रहा है। इस आधार पे क्या है, सरकार को भी रेवेन्यू जाएगा, तो वो तय करती है। अब देखिए अलग अलग जो कारखाना है उसको हम बताते हैं, समय है ना, अभी तो 12 नहीं बजा है। तो टाटा आयरन और स्टील वर्क्स, इसमें आपको 50% पॉइंट याद होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम टाटा कहते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये लोहा कहां से लेती है। जैसे नहीं, सिंहभूम ना, झरिया से तो कोयला, झरिया तो कोयला ना। जैसे देखिए सिंहभूम, मतलब लोहा क्षेत्र का विक्रय मतलब जगह होनी। जैसे मान लीजिए मयूरभंज रहे, मयूरभंज, तो यहां से क्या ले सकती है, लोहा। अगर झरिया है, झरिया क्या कोयला,
रानीगंज से क्या ले लेगी, कोयला। और उसके बाद मान लीजिए कि सुंदरगंज से क्या ले लेगी, सुंदरगढ़ से मैग्नीज ले सकती है, सुंदरगढ़ से मैग्नीज। अब इसको विद्युत की जो आपूर्ति है वो कोयला के माध्यम से तो हो रहा है, लेकिन स्वच्छ जल की आपूर्ति कहां से होगा, कहां से, स्वर्ण रेखा और खरकई है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर ये क्या है, बसा हुआ है जमशेदपुर, तो यहां से उसको स्वच्छ जल की उपलब्धता भी हो जाएगी। तो ये सब फैक्टर है जो लिखा रहेगा। अब जैसे देखिए बोकारो का, बोकारो का, तो बोकारो को बिजली कहां से मिल सकता है, या दुर्गापुर को कहां से मिल सकता है, दामोदर घाटी निगम, समझ गए। तो यही सब आपको मिलेगा जो आप सब याद रहेगा। देखिए अब आप थोड़ा सा बस केवल गौर कीजिएगा क्या क्या है। तो एक तो मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग पर है, ये सब याद कीजिएगा, मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग पर है। अब आप देखिए कैसे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, कोलकाता यहाँ हो गया, मान लीजिए थोड़ा और आगे कर देते हैं, कोलकाता हो गया, और कोलकाता से क्या है, मुंबई का एक लाइन खींच दीजिए, और जमशेदपुर कहाँ पे हो गया, बीच में है। तो कोलकाता मुंबई रेलवे मार्ग पे है, ये पहला याद रखिएगा इसका फैक्टर। अब इस कारण से क्या होगा, इसको निर्यात के लिए या इसको एक बाजार मिल जाएगा, बाजार मतलब रेलवे लाइन के माध्यम से। कोलकाता मुंबई रेलवे मार्ग के बहुत निकट है, यहाँ के इस्पात के निर्यात, मतलब यहाँ से यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए कोलकाता सबसे नजदीक का पोर्ट है, बंदरगाह है। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, इन सब के निकट भी है, जहाँ से विशाल बाजार उपलब्ध है। आपको हम पढ़ा रहे थे कि जो छोटा नागपुर का पठार है, या छोटा नागपुर जितना भी रीजन है, ये किस चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, धारवाड़, छोटा नागपुर, तो ये धारवाड़ है। और धारवाड़ क्या है, धात्विक खनिजों के लिए जाना जाता है, जैसे लोहा, कोयल, जैसे मैग्नीज, है ना, तो इन सब के लिए जाना जाता है। तो सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ अवेलेबल है, लौह अयस्क है, कोयला है, मैग्नीज है। टिस्को को झरिया से कोयला, झरिया से कोयला, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा, मतलब टाटा को ये भी मिलता है सिंहभूम से भी, लेकिन एनसीईआरटी में यही लाइन लिखा हुआ है। अब आप याद रखिएगा कि जो बाकी की किताबें हैं वो लिखती हैं कि सिंहभूम से भी टाटा को लोहा मिलता है, क्योंकि लोहा का बेल्ट ही है सिंहभूम, तो आप लोग याद रखिएगा। तो झरिया क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लोहा। अब छत्तीसगढ़ में कौन सा लोहा खदान है, या लोहा कहाँ मिलता है, नहीं भिलाई में तो कारखाना है। ढाली रजहरा का नाम याद आ रहा है, ढाली रजहरा, भूल गई आप लोग, ढाली और रजहरा, देखिए जरा आप लोग नोट्स में पीछे, ढाली राजहरा, ढाली रजहरा से का छत्तीसगढ़ में लोहे का ये खान है। ये हमने बताया है, आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा, आपके दिमाग में नहीं होगा, क्योंकि झरिया टाइप में जगह नहीं है। झरिया आपके दिमाग में होगा, लेकिन ढाली रजहरा दूर है, क्योंकि मेरा स्टेट यही है बचपन वाला, अब तो बिहार है, 2006 से बिहार है, 2006 से बिहार है। हालांकि हम बिहार रहे कम है, दिल्ली में ज़्यादा रहे हैं, 19 से ज़्यादातर बिहार में ही रह रहे हैं। तो टिस्को से झरिया, टिस्को से क्या हो गया, टिस्को को कहाँ से कोयला मिल रहा है, झरिया से। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा मिल रहा है, डोलोमाइट, मैग्नीज वगैरह सब मिल रहा है। ये सब आप लोग बना दीजिएगा, आपको अपना उस स्किल का इस्तेमाल करना है जो आप लोग समझे हैं, जो चीज़ समझे हैं, समझ में आ रहा है। अब जैसे ये सवाल पूछा जाए ना कि टाटा को कौन सा बंदरगाह की सुविधा प्राप्त है, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई, कोलकाता, तो आप लोग आंसर सही कर लीजिएगा, गेस कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि टाटा, आपको जरूरी थोड़ा पढ़ना कि कोयला कहाँ से मंगाएगी, जरूरी है क्या, अपने समझ के आधार पे आपको आंसर कर देना है, किसी का भी, चाहे भद्रावती ही क्यों ना हो। भद्रावती कहाँ से लोहा मंगा, बैग पे करने लगे आप लोग, जाना है, अभी पढ़ना है ना, 10 मिनट पढ़ाते हैं और अचानक से सब लोग का बैग पैक होने लगता है। क्लास 10 मिनट लेट स्टार्ट होगी तो हम 12:10 में छोड़ेंगे, समय नहीं है। आप लोग जितना सीरियस हो, ज्यादा हम सीरियस हैं, तब जब हमको अभी फिर क्लास लेना है। रिजल्ट नहीं आएगा तो आप लोग जितना, आप लोग कम निराशा होगा, हम ज्यादा निराश हो जाएंगे। आप लोग का जब रिजल्ट, आप लोग आपसे तो और हम जवाब लेंगे। जो लोग जागरूक अवस्था में दिखते हैं क्लास में ना, जैसे वो हैं, तो जागरूक लोगों से रिजल्ट लेंगे हम। अब पीछे जो लोग बैठ गए उनको हम तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आगे आगे अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है रिजल्ट का।
आप लोग हमसे पूछ ही नहीं सकते हैं क्यों नहीं मेरा हुआ, हम पूछेंगे। कोचिंग का शिकायत हो रहा है ना कि यहाँ पढ़ लिए पैसा बर्बाद हो गया। हम तो हम तो बोल रहे हैं कि मोर्चा संभालेंगे लास्ट में। अभी नहीं, अभी दो दो महत्वपूर्ण विषय शुरुआत होने वाला है। पहले आप लोग पढ़िए पॉलिटी और साइंस, नहीं साइंस और पॉलिटी ना, हाँ साइंस है ना। मैथ और रीजनिंग, अच्छा ठीक है। एक दो सप्ताह आप लोग खींचिए, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए पानी कहाँ से लेगी जो नदी है, स्वर्ण रेखा और खरकई। गंगा से तो नहीं लेगी पानी, ऐसा नहीं लेगी। टाटा कहाँ से पानी मंगा रही है, गंगा से। नहीं हो सकता कि आपको लगे ना कि गंगा से ही मंगा रही है। एग्जाम में कुछ भरोसा नहीं है। डीयू का जब हम कॉपी दिखाएंगे, इतिहास वाला जब हम चेक कर रहे थे तो उसमें लिखा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो नमक की प्राप्ति बिहार से करता था। ऐसा ऐसा लाइन लिखा हुआ है ना कि आप केवल इसलिए कि कॉपी भर दें। ये नहीं मालूम है कि वहां पे सब लोग पढ़ के लिखता है। वहां पे जैसे कॉपी कैसे चेक होता है, एक चारों तरफ से मेज लगा रहता है, टीचर प्रोफेसर बैठे रहते हैं और तब कॉपी चेक करते हैं। तो हम कुछ लोगों का फोटो भी खींच करके रखे हुए हैं, जब कॉपी सबको फेल कर दिया। हम 27 नंबर पे फेल किए हुए हैं, 27 दे करके फेल किए हुए हैं, पास नहीं किए हैं। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी से लोहा, अभी बीएचयू वाला में जब हम टेस्ट लिए थे ना तो हम बोले कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराते हैं और हम इसमें माइनस भी रखेंगे। माइनस इसलिए रखेंगे कि आप लोग जब यहाँ से कंपटीशन निकालेगा तो उसमें माइनस मार्किंग मिलेगा। यूपी दीजिएगा तो उसमें माइनस है। तो मालूम चला किसी का -6 नंबर भी आया है, -6। और इसको हम दे दिए हैं हेड को कि इसको रखे रहिएगा, कल को ऐसा ना लगे क्लास में पढ़ाई नहीं हुआ है, क्लास में कोई स्टूडेंट आपत्ति ना जाहिर करके हमको पढ़ाया ही नहीं गया है। तो कोई भरोसा नहीं है। बीएचयू में एक बार बाहर निकले थे, रात में लौट रहे थे तो मालूम चला कि पूरा लड़का जो है बांस घेर दिया है। क्यों? क्योंकि एग्जाम का जो है डेट निकाल दिया गया। अब उसको एग्जाम 1 महीना बाद चाहिए था। अब जो जनरेशन आ रही है वो कम पढ़ने वाली है, तो जैसे मालूम चला कि एग्जाम का डेट आउट हो गया है तो रोड जाम कर दिया अंदर में। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी से लोहा, नुआ मंडी, बादाम पहाड़ और यहाँ से कोयला। अब आप लोग ये सब बिना मतलब बिना इसको रीड किए बता सकती हैं, आप अपने अनुभव अभी जो पढ़ी है मेरे से। अब इसको का देखिएगा, इसको में थोड़ा भूलने का चांस रहेगा। तो भारतीय इस्पात कंपनी, ये जो इसको, इसमें कौन सा 3 कारखाना है, कुल्टी का, हीरापुर का और बर्नपुर का। पहले तो 3 कारखाना याद रखिएगा, हीरापुर, बर्नपुर और कुल्टी। अब इसी में चौथा नंबर क्या दे सकता है, जो छांटना होगा आपको, दुर्गापुर का दे सकता है। नहीं, इसमें इसको में नहीं, दुर्गापुर। देखिए आप गलती करते हैं। अब आप इसको कॉपी में नोट कीजिए कि दुर्गापुर नहीं है, लिखिए लिखिए इसको में दुर्गापुर शामिल नहीं है, इसको में दुर्गापुर शामिल है। ऐसा नहीं मालूम चला कि राउरकेला भी शामिल कर दीजिएगा। तो हीरापुर, बर्नपुर और कुल्टी में स्थित है। और उसके बाद इसमें याद रखेंगे कि यहाँ पे, यहाँ से कोयला, यहाँ से लोहा और यहाँ से बिक्री के लिए ना है। पहले लोहा तो तैयार हो, सेल क्या है, वो बिक्री को रेगुलेट कर रही है। सेल को मालूम चलेगा कि देश, चूंकि चूंकि इन लोग क्या है, देश में कच्चा माल पर आधारित है। अब मान लिया कच्चा माल क्या हो गया, लोहा हो गया, कच्चा माल कोयला हो गया। अब हम लोग को तो अब ये देखना है ना कि लोहा और जो कोयला है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो वर्तमान में क्या है कि अगर सेल नहीं रहेगी तो पता ही नहीं चल पाएगा कि अपने देश का जो संचित भंडार है। हाँ, सेल क्या मतलब, सेल क्या है, सेल बिक्री पे कंट्रोल कर रही है। मतलब सब सेल के अंतर्गत ही है, सारा क्या है सेल के अंतर्गत ही है। अब देखिए समझिएगा थोड़ा, जैसे मेरा ये कहना है कि चूंकि ये क्या है, ये अपने यहाँ प्राकृतिक संसाधन में आता है और संसाधन हम लोग वर्तमान में इस्तेमाल करेंगे और इसको भविष्य के लिए छोड़ेंगे भी ना। तो इसीलिए सेल को लाया गया कि वो इस पर रेगुलेट या नियंत्रण रखे। ऐसा ना हो कि सब एक ही बार में बेच दे। नहीं तो मालूम चला कि सारा जो है जापान को एक्सपोर्ट कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया। तो कम से कम एक बॉडी होनी चाहिए जो इसका हिसाब किताब ब्यौरा रखे। तो इसमें याद रखेंगे कि हीरापुर, बर्नपुर और कुल्टी में था। आप लोग को देखिए कुल्टी वाला कब लगाया गया था, 1874 में, 1874 में, 1874 में। तो यही आपको याद रखना है, भारत का पहला सफल कारखाना 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित किया गया था। बाकी इसको कहां से लोहा मिल रहा है, सिंहभूम से, और जल की आपूर्ति बराकर नदी से। आप लोग को बराकर, कोनार, जमुनिया, किसकी सहायक नदी बताए थे, दामोदर की, दामोदर।
समय कुल्टी में कारखाना लगाया गया था, बंगाल के कुल्टी में ही। लिखिए, भारत में पहला सफल कारखाना लोहा इस्पात का, भारत में भारत का पहला सफल सफल लोहा और इस्पात का कारखाना, भारत का पहला सफल लोहा और इस्पात का कारखाना पश्चिम बंगाल के 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लगाया गया था। देखिए ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी और यह कारखाना सफल रहा था। तो 1874 वाला। और फ्लॉप वाला कब लगाया गया था? चार्टर एक्ट से 3 साल पहले, 1830 में। 1830 में चार्टर एक्ट से पहले 3 साल पहले। यानी कि जब बंगाल का गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, भारत का गवर्नर जनरल, इसी एक्ट में ना, तो उससे 3 साल पहले, जोड़ के याद रखिएगा। और 7 वाला सूरत का कांग्रेस है ना, जिसमें मारपीट करके सारा लोग मारपीट कर लिए थे, तो 7 वाला क्या हो गया? टाटा वाला। फिट कर दीजिएगा, याद रहेगा। सूरत का जो कांग्रेस विभाजन रहा है ना 1907 में, अब हो गया टाटा। याद रखिएगा, टाटा तो खूब ज्यादा फेमस है घूमने उमने के लिए, जुबली गार्डन वगैरह है घूमने के लिए। और किसी पे फिट करना होगा तो फिट कर दीजिए। छत्तीस में क्या है, इसको के नाम से जाना जाता है। और 36 में ही बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था। पैंतीस के एक्ट से 36 में, 35 का जो एक्ट था ना, उसके बाद 36 में उड़ीसा और बिहार को अलग अलग कर दिया गया था। कुछ को फिट कर लीजिएगा तो एग्जाम में कम से कम ये ध्यान रखिए कि नवंबर दिसंबर तक आपको याद रहे। 1907 चला गया है दिमाग में, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। कहीं कहीं फिट कर देने से ना याद रहेगा। टिस्को के बाद इसको में थे हम लोग ना। अब देखिए इसको का विकास पहले क्या हुआ, इसको का गठन हुआ था भारतीय इस्पात उद्योग में 1936 में। और इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1972 में कर दिया गया। और इसको भी सेल के अंतर्गत ला दिया गया। और कुल्टी, हीरापुर और बनपुर का जो स्थापना हुआ है तो 1800 कितना था ये? 74 था। इसको 74 कर लीजिएगा, टाइपिंग में वो एरर हो गया। कुल्टी का, हीरापुर का और बर्नपुर का, ये क्या है? इसको के अंतर्गत हो गया है। अब इसको भी सेल के अंतर्गत ला दिया गया है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। लेकिन हाँ, इसको में 3 कारखाना का नाम याद रखिएगा, कुल्टी, हीरापुर और बनपुर। और इसमें कुल्टी भारत का पहला सफल कारखाना रहा है। इतना पॉइंट याद रखेंगे। हीरापुर को छोड़ दीजिएगा, ये पूछा नहीं जाएगा ईस्वी सन, और ये भी ईस्वी सन नहीं पूछा जाएगा। मेन जो है उसको याद रखिएगा। अब है विश्वेश्वरैया, यानी कि भद्रावती, कर्नाटक वाला। तो कर्नाटक वाला वही है, कहां से वो लोहा निकालेगा? बाबा बुदन की पहाड़ी से उसको लोहा। अब इसमें एक ना लौह अयस्क केंद्र भी मिलेगा, तो केमान गुंडी वाला याद रखिएगा। और चूना पत्थर मैगिन आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेकिन इस प्रदेश में कोयला प्राप्त नहीं होता है। हम इसको कई बार आपको बता चुके हैं, इस क्षेत्र को कोयला की प्राप्ति नहीं है। इस कारण से यह कहां से ऊर्जा की प्राप्ति करेगा? इसी में शरावती है ना, ठीक है, वो याद रखिएगा। भद्रावती नदी से जल मिल जाता है और यह संयंत्र विशिष्ट प्रकार का इस्पात और एलॉय का उत्पादन करता है। उसके बाद सेकंड पंचवर्षीय योजना में हम बता दिए, अभी राउरकेला में लगाया गया, भिलाई में लगाया गया और दुर्गापुर में। और ये जो लगाया गया था किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। भिलाई वाला रूस की सहायता से, दुर्गापुर वाला ये सब लिखा हुआ भी है, पीछे पढ़ लीजिएगा। और इन सबको क्या है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकार में थे। 1973 में इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए सेल की स्थापना की गई। अब इसके बाद राउरकेला है, उड़ीसा में है। इसको लोहा कहां से मिलेगा? क्योंझर, मयूरभंज, बोनाई से मिलेगा। आपको जिला भी बताया था कि केबीके जो रीजन है वो जाना जाता है लोहा के लिए। केबीके पढ़ाए थे ना, तो केबीके को याद रखिए। जिला कौन सा हो गया? कोरापुट, बोलांगीर और कालाहांडी, ये 3 जिले थे जहां पे लोहा का भंडार है।
और इसके बाद याद रखिए कि ये कहाँ पे यानी कि लोहा हो गया क्योंझर, बोनाई, मयूरभंज से। अब कोयला कहाँ से मंगाएगा? उड़ीसा में कोयला कहाँ से मिलेगा? झरिया से मंगा सकता है, रानीगंज से मंगा सकता है ना। और तालचेर उड़ीसा का खुद ही है, उड़ीसा का तालचेर है। तालचेर से अब मान लीजिए कि आपूर्ति इसको तालचेर से पूरा नहीं हो रहा है तो झरिया से मंगा सकता है, रानीगंज से मंगा सकता है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है ना कि झरिया से क्या मिल रहा है? कोयला मिल रहा है। सुंदरगढ़ और क्योंझर से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर है ना, इन सब से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और विद्युत के लिए हीराकुड का इस्तेमाल कर लेगी जो परियोजना है। और जो जल है वो कोयल और शंख नदी से मिल जाएगा इसको। जैसे हम लोग स्वर्ण रेखा और खरकई से किसका देख रहे थे? टाटा का देख रहे थे, है ना। भद्रावती नदी से किसका मिल जाता है? भद्रावती यानी विश्वेश्वरैया को मिल जा रहा है। भिलाई, अभी इस भिलाई को लोहा कहाँ से मिलेगा? ढाली रजहरा से मिलेगा। कोयला कहाँ से मिल सकता है? कोरबा से। छत्तीसगढ़ में कोरबा है ना कोयले के लिए, वहां से मिलेगा। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से दुर्ग जिले में की गई थी। और 1959 से, जब सेकंड पंचवर्षीय योजना आपको पता रहेगा तो याद रखिएगा 1959 से इसमें लोहे का उत्पादन हो गया था। ढाली और रजहरा से क्या मिलेगा? लोहा। कोयला मिलेगा कोरबा से, और वहीं का एक और कारखाना है, केंद्र है करगाली से कोयला मिल जाता है। जल विद्युत या जल मिलेगा तंदुला रिवर से, बांध से। और विद्युत शक्ति कोरबा ताप गृह से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। कोरबा रहेगा तो छत्तीसगढ़, कोरबा को कभी भी आप लोग राउरकेला मत कीजिएगा, कोरबा छत्तीसगढ़ में ही है। और उसके बाद यह कोलकाता मुंबई उसी लाइन पे है जिस लाइन पे जमशेदपुर है, कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। और उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम में चला जाता है, मतलब वहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे जापान को जो लोहा जाता है, जापान को लोहा जाता है तो जापान को लोहा भेजा जाता है भिलाई स्टील प्लांट से, भिलाई स्टील प्लांट से। और इसमें कौन सा बंदरगाह इस्तेमाल होता है? यही विशाखापट्टनम का इस्तेमाल किया जाता है। टाटा किससे भेजेगी? कोलकाता से भेजेगी। जो जिसके नजदीक रहेगा वो बस आपको ना समझ के आधार पर कर देना, ज्यादा रटिएगा तो सब भूल जाइएगा। समझ लीजिए, काम हो जाएगा। अब दुर्गापुर आ गया, ये किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में। लोहा कहां से ले सकती है? पूरा का पूरा झारखंड है ना, उड़ीसा है, वहां से लोहा लेगी। कोयला इसको खुद मिल जाएगा, कोयला रानीगंज मिल ही जाएगा ना। घटेगा तो झरिया से मंगा लेगा, उसी बेल्ट में तो है, अर्धचंद्राकार बेल्ट में ही तो है। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को यूनाइटेड किंगडम से यानी कि रूस के ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। और 1962 से इसमें उत्पादन शुरू हो गया था। देखिए झरिया से क्या है? कोयला मंगाएगा, रानीगंज से कोयला मंगाएगा, उसी पेटी में स्थित है। लोहा सिंहभूम के नोआ मंडी से मंगा रहा है ना। घटेगा तो उड़ीसा से मंगा लेगा। उसके बाद दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। और इसे जल विद्युत की शक्ति जो है दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन से या कॉर्पोरेशन से मिल रहा है। डीडीसी, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो डीवीसी से इसको जल विद्युत की आपूर्ति हो जा रही है। तो इतना याद करने की आवश्यकता है आपको, एक बार समझ लिए तो हो गया। पीछे बताइए, मेल में जो पीला टी शर्ट में उधर भी पीछे, मतलब समझ हो गया ना? हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, रटना नहीं है आपको ना, वो सारा याद रहेगा। कभी भी झरिया जाइएगा तो कोयला आपको दिखाई देगा। अब आइए बोकारो, बस कर दे तो समझ, बोकारो भी वैसा ही है। नहीं नहीं, और नहीं है, बस इतना ही है, यही है। ये देखिए खत्म हो गया। देखिए इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, एक बार रीड कर लीजिएगा, जितना कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। अब कॉन्सेप्ट देखिए, विजयनगर में क्या है, आप लोग क्या कल्पना कीजिएगा? कोयला कहाँ से मंगाएगा, लोहा कहाँ से मंगाएगा? तो विजयनगर इस्पात संयंत्र हॉस्पेट कर्नाटक में विकसित किया गया है, स्वदेशी। और आसपास से लोहा और चूना पत्थर का उपयोग, यानी कि छोटा कारखाना हो गया, छोटा कारखाना हो गया। और आपको हमने बताया था कि तमिलनाडु के नेवेली में लिग्नाइट का बड़ा रिजर्व है, भंडार है। तो तमिलनाडु के नेवेली से वो क्या मंगा लेगा? कोयला मंगा सकता है। बाबा बुदन में तो लोहा है ही, वहां से मंगा लेगा। तो अब आपके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, लिखा रहे या ना रहे, आपको अपने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। ये भी वैसा ही है।
एक बार पढ़ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं दिक्कत हो तो कल आते के साथ आप लोग पूछ लीजिएगा। अंतिम में यही जवाब देना पड़ेगा, कोयला कहाँ से ले रहा है, लोहा कहाँ से ले रहा है, बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। समझ गया कि नहीं समझ गया, ये बताइए। समझ गया ना? अब प्रिंटेड मिल गया, एक बार आप लोग बस 2-4 रुपये लगा के प्रिंट कर लीजिएगा।